अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसफॉर्म कोडिंग एंड जी जे पैक, जिसमें हम डीसीटी रेवोल्यूशन को डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया। तो हम इसके की पॉइंट्स पे चलते हैं कि इसका फ्लो क्या होता है, कंसेप्चुअल चेंज क्या है। तो हाँ, सबसे पहले तो हमारे पास एक इनपुट होती है जिसके ऊपर हम डीसीटी अप्लाई करते हैं, यानी कि ट्रांसफॉर्म उसको कर देते हैं। और ये लॉसलेस होती है। लॉसलेस का मतलब ये है कि आप जब आप रिकंस्ट्रक्ट करोगे तो इसमें कोई भी डाटा आपका लॉस नहीं होगा। ठीक हो गया। अब इसकी जो आउटपुट आती है देन वो हमारे पास क्वांटाइजेशन प्रोसेस से गुजरती है। क्वांटाइजेशन प्रोसेस क्या होता है वो हम इसे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बहुत ईजी, कोई मुश्किल नहीं है, तो वो लेक्चर लाजमी देखिएगा। ठीक हो गया। तो ये लॉस ही होता है। इसमें ये होता है कि हमारा कुछ ना कुछ डाटा लॉस कर लॉस कर जाता है। उसके बाद हमारे पास जो आउटपुट आती है उसका उस पर हम इंट्रोपी कोडिंग लगा देते हैं, जैसा कि आप प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर आपने देखा ही होगा इंट्रोपी कोडिंग में कौन कौन से एल्गोरिथम आते हैं। तो सीधा पॉइंट पे आते हैं। डीसीटी डीसीटी अप्लाई करना है। ठीक हो गया। अब सबसे पहले तो आपके सामने एक मैं ये मैट्रिक्स दिखा रहा हूँ। उसने कहा कि आपको 2x2 पिक्सल ब्लॉक दे दिया गया, जो कि है पी इज इक्वल टू 100 105 110 एंड 115। उसने कहा कि आपने क्या करना, पार्ट ये होता है कि आपने पी डैश अप्लाई करना। दिस बेसिकली जब डीसीटी का जो एल्गो होता है ना, वो यही है कि आपने डीसीटी होता है कि डी यू वी मैट्रिक्स फाइंड करना। उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला मैं आपको दिखाता हूँ। उसका फॉर्मूला ये होता है, ये होता है उसका फॉर्मूला, डी इज इक्वल टू सी इंटू पी डैश इंटू सी का ट्रांसपोज। ओके। कुछ बुक के अंदर वो पी डैश की जगह पी यूज कर रहे होते हैं, तो कुछ मसला नहीं है। ये इसका जो बेसिक फॉर्म होता है वो है डी इज इक्वल टू सी पी डैश सी का ट्रांसपोज। सी क्या है, पी क्या होता है, ये अभी हम देख लेते हैं। पी डैश क्या है ये अभी हम देख लेते हैं, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। ठीक होगा। बस यही है, ये फॉर्मूला आपने लगाना, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करनी है और आपके पास एक मैट्रिक्स कंप्यूट होकर आ जाएगा जिसको हम डीसीटी की आउटपुट कहते हैं। ठीक हो गया। तो आज के लेक्चर में हमने यही चीज़ डिस्कस करना, बट इसके अंदर मेन पॉइंट ये है कि आप सी मैट्रिक्स किस तरीके से ऑब्टेन करते हो, वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है समझने का। समझने के लिहाज से वो वाला आप कह सकते हो कि इस लेक्चर का जो की पॉइंट है वो है सी मैट्रिक्स किस तरीके से कंप्यूट करना। तो हम उसको डिटेल में आज देखेंगे। सो ये उसने बताया, यानी कि आपने पहले पी डैश निकालना, फिर उसके बाद आपने सेपरेबल मेथड रो डीसीटी निकालना, देन कॉलम डीसीटी निकालना है, फिर कंप्यूट करना है 2D डीसीटी, यानी कि जो भी है। उसके बाद आपने बताना कि डीसी का ऑप्शन क्या होता है। ठीक हो गया। तो ये यही चीज़ है। ठीक हो गया। अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें ये मैट्रिक्स दे दिया गया। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना कि अब पी डैश मैट्रिक्स किस तरीके से निकलता है। पी डैश मैट्रिक्स निकलता है कि आपके पास ये जितनी भी वैल्यूज है ना, इनमें से हम 128 को माइनस कर देंगे, यानी कि 100 माइनस 128, 105 माइनस 128 एंड 110 माइनस 128 एंड 115 माइनस 128 कर देंगे, तो हमारे पास एक मैट्रिक्स ऑब्टेन होगा जिसको हम पी डैश का नाम देते हैं। ओके। आई होप यहाँ पे इस चीज़ का जिक्र मैंने देखा था। अभी मुझे मिल नहीं रहा, खैर यहीं पे था। ठीक हो गया। तो आपके पास जो मैट्रिक्स है इसमें से आपने क्या करना, हर वैल्यूज को में से माइनस कर देना 128, तो आपके पास एक न्यू मैट्रिक्स ऑब्टेन होगा जिसको हम पी डैश का नाम देते हैं। ठीक हो गया। अब देन हमने क्या करना कि हमारे पास ये फॉर्मूला, हमें पता कि ये फॉर्मूला है हमारे पास सी इंटू पी डैश अभी हमने कंप्यूट कर लिया, और सी मैट्रिक्स निकालना। अभी हमारे पास सी नहीं है, और ये हो सकता है क्वेश्चन में गिवन हो और ना भी हो। मोस्टली ये होता है कि ये वाला जो सी मैट्रिक्स है ना, ये भी आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा, बट कुछ समटाइम्स ये होता है कि टीचर आपको ये मैट्रिक्स नहीं देता, वो आपको एक फार्मूला लिख के दे देता है, या आप लोगों को फार्मूला बताया गया होगा कि डीसीटी का ये फार्मूला है, तो उसके ज़रिए आपने मैट्रिक्स खुद ब खुद खुद कंप्यूट करना है। तो उस टाइम वर्किंग किस तरीके से होगी, तो फिर क्या करना। अब ये इस क्वेश्चन के अंदर मैंने जो आपको रीड करके दिखाया था, इसके अंदर कहीं आपको सी मैट्रिक्स नहीं दिया हुआ था, हमें खुद ही कंप्यूट करना था। तो आपके सामने ये कोसाइन ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स का फॉर्मूला है, इसको हम सी से डिनोट कर रहे थे। ठीक हो गया। तो अब इसको मैंने ना हर किसी के बुक के अंदर जारी बात है डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन होती है, मैंने एक जनरल फार्मूला ढूंढा जो रिमेंबर, जो आपको याद रखने में भी आसान हो और उसको अप्लाई करना भी आसान हो, तो वो ये है। अब इसको समझ लेते हैं कि हमारे पास दरअसल है यू वी सी यू वी। यू क्या होता है, हमारे पास रो होती है, और वी होता है हमारे पास कॉलम। इसकी थिकनेस थोड़ा, यू क्या होता है हमारे पास रो होती है, वी होता है हमारे पास कॉलम। ठीक हो गया।
अब हमारे पास क्या है कि ये डिनोट कर रहा है कि u इज इक्वल टू जीरो। u इज इक्वल टू जीरो का मतलब ये है कि आपका जो रो जीरो है ना, उसके कंप्यूटेशन के लिए आपके पास ये वाला फॉर्मूला है। उसकी जितनी भी वैल्यूज होंगे ना, यानी कि पहली रो जीरो मींस फर्स्ट रो, बिल्कुल फर्स्ट रो होती है, उसका हम यानी कि लेबल हम करते हैं 0 1 2 3। तो रो जीरो जो है ना, उसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक होगा, ये बता रहा है कि यानी कि अंडर 1/n हम यूज करेंगे व्हेन u इज इक्वल टू जीरो एंड v जो है हमारा जीरो से लेकर n-1 तक। ठीक हो गया, यानी कि कॉलम फर्ज करेंगे, हमारे पास 3 कॉलम्स हैं, तो लेबल क्या होगा 0 1 2, यानी कि पहली रो पूरी कंप्यूट। इसका इस मतलब के इन दोनों का मतलब ये है कि पहली रो नंबर 0 जो है ना, उसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे उसकी वैल्यू कंप्यूट करने के लिए। ठीक हो गया, उसके बाद जितनी भी रो है ना, उसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ये यहाँ पे देखें u लिखा हुआ 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू n-1, यानी कि पहली रो को छोड़ के जितनी भी रोज हैं उन सब के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। ठीक हो गया, ये आप लोगों को क्लियर हो गया। तो अब हम इसको अप्लाई करके देखते हैं। अब हमारे पास है n इज इक्वल टू 2। अगर आप क्वेश्चन में भी देखें तो उसने आपको कहा कि 2/2 का मैट्रिक्स दिया गया, तो 2/2 का मैट्रिक्स है, दिस मींस दैट आपका जो n है ना वो हमारा 2 है। ओके, अगर 3/3 का मैट्रिक्स दिया गया होगा तो n क्या होगा 3 होगा, 4/4 का होगा तो n हमारा हो जाएगा 4। ओके, अब हमने इस ये वैल्यूज कंप्यूट करनी है, ये वाली वैल्यूज ये किस तरीके से कंप्यूट करनी है वो देख लेते हैं। तो अभी तो यहाँ पे बल्कि यहाँ पे मैं दोबारा से करके दिखा दूँ। ये हमारे पास 2/2 का मैट्रिक्स बन गया। ओके, ये 0 रो आ गई, ये 1 होगी, ये 0 कॉलम हो गया, ये 1 होगा। u मेरा क्या है, u मेरा यहाँ पे है ये वाले रो, और v जो है ना वो मेरा ये है। ओके, अब u0 है, u0 का कौन सा फॉर्मूला लगेगा, u0 दिस मींस दैट रो 0 कंप्यूट कर रहे हैं, और ये यहाँ पे देखें u इज इक्वल टू 0, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे अंडर 1/n। तो ठीक हो गया, अंडर 1/n हमने फॉर्मूला यूज करना, तो n हमारा क्या है, n हमारे पास है 2, तो 1/2 होल का अंडर लेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.707। तो यहाँ पे मैं 0.7 लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे भी जब वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि सेम ही फॉर्मूला रहेगा, n इज इक्वल टू, तो 0.7 आएगा इसका भी आंसर। ठीक हो गया, ये पहली रो कंप्यूट हो गया। आगे अब रो 1 कंप्यूट करनी है, यानी कि u की वैल्यू होगी मेरे पास 1, तो u की वैल्यू देखें यहाँ पे 1 से लेकर n-1, तो ये वाला इस इधर लाइक आ रही है, यानी कि ये वाला फॉर्मूला लगेगा हमारा। इसके अंदर आपने सिंपल वैल्यूज पुट करनी है, यानी ये देखें v की वैल्यू पुट करनी है आपने, u की वैल्यू पुट करनी है, n की वैल्यू पुट करनी है। तो फॉर्मूला में हमने वैल्यू पुट की, तो यहाँ पे आ गया, यानी कि 2/2, यानी कि n इज इक्वल टू 2 था, तो 2/2 होल का रूट, तो ये मेरा हमारा कंप्यूट होकर आ गया 1। ओके हो गया, अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ यही फार्मूला रह गया, ये कोस की वैल्यू। ठीक हो गया, अब यहाँ पे देखें v हमारा क्या होगा, v जो है वो मेरा ये है, और ये यानी कि मैंने अभी आपको बताया कि इस डायरेक्शन में v है और u मेरा इस तरफ है। u मेरा 1 होगा क्योंकि मैं रो नंबर 1 कंप्यूट कर रहा, तो मेरा u फिक्स हो गया, इस रो के लिए मेरा u की वैल्यू जो है वो 1 होगी। v की वैल्यू मेरी चेंज होगी अकॉर्डिंगली, यानी कि 0 कॉलम के मैं कंप्यूट कर रहा हूँ तो 0 आ जाएगा v, और जब ये वाला कंप्यूट कराऊंगा इस कॉलम की, यानी कि ये वाली वैल्यू, तो v मेरा 1 हो जाएगा। ठीक हो गया, तो यहाँ पे आप पुट करते हैं, ये वाली वैल्यू कंप्यूट कर रहे हैं हम। यहाँ पे क्या है कि u हमने 1 पुट किया, v हम 0 पुट कर देंगे, और n हमारे पास 2 हो जाएगा। तो हमारे पास एक ये कंप्यूटेशन के बाद जो वैल्यू आएगी वो आएगी cos π/4। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखें cos π/4। अब cos π/4, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पे बच्चे एक गलती करते हैं, क्योंकि ये जो है ना, ये पाई ये है डिग्री के अंदर, नॉट रेडियन, ये रेडियन में नहीं है, नॉट इन रेडियन। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि आपने क्या करना है कि आपने कैलकुलेटर को देख लेंगे वो डिग्री में हो, रेडियन में ना हो। अब बच्चे वो कहते हैं कि भाई रेडियन में तो हमने किया नहीं, तो वो डिग्री में है। तो जब आप कैलकुलेटर के ऊपर जो पाई वाला सिंबल बना होता है ना, अगर आप पाई उसमें करेंगे कैलकुलेटर में, साइंटिफिक कैलकुलेटर में लिखेंगे कोस, और उधर जो सिंबल बना होता है पाई का, पाई और डिवाइड बाय 4 करेंगे, तो वो आपको पाई की क्या वैल्यू लेगा, वो पाई की वैल्यू लेगा 3.14। हमने 3.14 नहीं लेनी, हमारा डिग्री में होता है पाई। तो पाई का मतलब ये है कि पाई डिग्री में होने का मतलब ये है कि पाई इज इक्वल टू होता है 180। तो आपने यहाँ पे 180 पुट करना है,
ये याद रखना है। यहाँ पे आप 180 डिवाइड बाय 4 करेंगे और देन कोस की वैल्यू कंप्यूट करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आएगी 0.707। अदरवाइज अगर आप पाई लिखेंगे, यानी कि पाई का सिंबल, क्योंकि काफी बच्चे जब कंप्यूट कर रहे होते हैं वो डायरेक्ट, क्योंकि कैलकुलेटर के ऊपर मेंशन है पाई का सिंबल, तो वो शिफ्ट पाई प्रेस कर देते हैं तो वो पाई का सिंबल आ जाता है, तो वो पाई की वैल्यू लेता है 3.14, तो वो उसके अकॉर्डिंग कंप्यूट करके देगा, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 0.90 समथिंग। तो वो फिर आपका रॉन्ग हो जाएगा। जब ये वाला सी वाला मैट्रिक्स ही आपका गलत आया तो आप आगे आपका कंप्यूटेशन ही सारी गलत हो जाएगी, क्योंकि आपने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो इसलिए ये इस चीज का ध्यान रखना कि पाए जो है ना वो 3.14 नहीं लेना, ना पाए का सिंबल उधर रखना, आपने पाए की जगह 180 डिग्री लिखना है। ओके, तो आपका जब कंप्यूट करेंगे तो 0.707 आ जाएगा। इसी तरीके से आप जब ये वाली वैल्यू कंप्यूट करने पे आएंगे, ये वाली, तो यहाँ पे क्या होगा, u तो 1 होगा, v मेरा 1 हो जाएगा, ये देखें ये v1 है, यहाँ पे v1 हो जाएगा, बाकी सारा कुछ हो जाएगा। तो ये कंप्यूट करने के बाद आ जाएगा cos 3/4। तो यहाँ पे पाई की जगह 180 लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइड बाय 4 और देन cos लेंगे, उसके बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस 0.707। ओके, तो ये हमारे पास सी मैट्रिक्स कंप्यूट होके आ गया। इसको हम कोसाइन मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन में कहते हैं। तो आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस फॉर्मूले का। अदरवाइज ये डाटा कन्वर्शन नोट्स के नाम से पीडीएफ है, उसमें आपको मिल जाएंगे, ये कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे जितने भी हैं। ठीक हो गया। तो ये वाला, ये अगर आप देख लें तो ये असाइनमेंट 3 से पहले वाले पेज पे ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। अदरवाइज स्क्रीनशॉट लेना आप लोगों के लिए भी ईजी हो जाएगा। तो इस चीज़ के लिए मैं क्लियर कर लेता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ईजी हो जाएगा। ठीक हो गया। हम्म, तो अब यहाँ पे समझते हैं, हमारे पास सी मैट्रिक्स आ गया। अब हमने सिंपल क्या करना, हमने ये वाला फॉर्मूला लगाना, सी इंटू पी डैश इंटू सी टी, सी का ट्रांसपोज। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें कि आप, अब क्या होता है कि रो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, दरअसल ये जो पूरा फॉर्मूला है ना ये आपको डी कंप्यूट करके दे देगा। ओके, अगर हम इसी को स्प्लिट कर लेना तो ये हमारे पास रो ट्रांसफॉर्मेशन है, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन बन जाएगा। अगर वो आपको क्वेश्चन में कहता है कि खाली आपने रो ट्रांसफॉर्मेशन कंप्यूट करना है तो आपने सिर्फ और सिर्फ ये दो दो वैल्यूज को करना है, यानी कि आपका फॉर्मूला होगा सी, यानी कि सी इंटू पी डैश होगा, तो ये हमारे पास रो ट्रांसफॉर्मेशन होती है। अब इसकी जो आउटपुट आती है इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं सी के ट्रांसपोर्ट से, तो हमारे पास वो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कहलाते हैं। ठीक हो गया। तो वही चीज किया कि ओरिजिनल यानी कि जो कंप्लीट फॉर्मूला है वो ये है। तो इसका हम स्प्लिट कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में उसने कहा था कि आपने सेपरेबल यानी कि पहले रो डीसीटी निकाल लें देन कॉलम डीसीटी निकाल लें, तो मैंने उस तरीके से किया। अदरवाइज आप ये वाला डायरेक्ट फार्मूला लगा के भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं होगा। अब रो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या है कि इसका मैंने कहा था सी मल्टीप्लाई हो जाएगा पी के ट्रांसपोज से, तो ये चीज, इस चीज को हम रो ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। तो पी डैश आपने कंप्यूट किया हुआ, सी भी अभी आपने कंप्यूट किया, सिंपल आपने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की, उसको मैंने ना इनका जो आंसर आएगा उसको मैंने टेम्प का नाम दे दिया। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास आंसर कंप्यूट हो गया, कंप्यूट हो गया आ गया। तो ये हमारे पास रो ट्रांसफॉर्मेशन है, इसको मैंने टेम्प का नाम दिया। अब इसका ये जो टेम्प है ये इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा सी के ट्रांसपोज से। सी का ट्रांसपोज यानी कि सी अभी हमने कंप्यूट किया, इसका ट्रांसपोज क्या होगा कि ये रो को हम कॉलम में लिख देंगे, तो ये वाली रो ये कॉलम बन जाएंगे। इसी तरीके से ये जो नीचे वाली रो है ये सेकंड कॉलम बन जाएगी। तो ये हमारे पास सी का ट्रांसपोज आ गया। हमने क्या किया कि ये जो आउटपुट आई है इसको मल्टीप्लाई किया सी के ट्रांसपोज से, जो आउटपुट आई है वो हमारे पास कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन होगी, और यही हमारा डी यू वी मैट्रिक्स होता है। ठीक हो गया। इसी को हम डीसीटी मैट्रिक्स कहते हैं। ओके, तो ये क्लियर हो गया होगा। अब आपके पास डीसी कोफिशिएंट कौन सा था, डीसी कोफिशिएंट ये होता है कि हमेशा, यानी कि अगर फर्ज करें 2/2 का, 3/3, 4/4, 8/8, जितना बड़ा मैट्रिक्स है आपके पास, ये जो टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे जो वैल्यू होती है ना ये आपकी डीसी वैल्यू होती है। इसके अलावा जितनी भी वैल्यूज होती है ना ये आपके एसी कोफिशिएंट्स होते हैं। ठीक हो गया। तो डीसी कोफिशिएंट कौन सा आपका, ये -41। अगर ये तो है 2/2 का, अगर 4/4 का भी होता तब भी आपके इस टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे ये जो वैल्यू होती है ये हमारे पास डीसी कोफिशिएंट होता है। इसके अलावा जितने होते हैं वो बाकी सारे एसी कोफिशिएंट होते हैं। तो हमारे पास डीसी कोफिशिएंट क्या है इसमें, -41। और ये जो डीसी कोफिशिएंट होता है ना ये आपको बता रहा होता है कि आपकी एवरेज इंटेंसिटी क्या होगी इमेज की, यानी कि ये जो डीसी कोफिशिएंट की वैल्यू है ना ये हम वो पूछते हैं कि इसके इंटरप्रिटेशन क्या है या ये क्या चीज बताती है। तो ये यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है कि डीसी कोफिशिएंट रिप्रेजेंट द एवरेज इंटेंसिटी ऑफ द इंटायर ब्लॉक, यानी कि पूरी इमेज के जो इंटायर ब्लॉक है ना उसकी जो एवरेज इंटेंसिटी वो बता रही होती है ये वैल्यू। इट टेल्स अस द ओवरऑल बेसलाइन ब्राइटनेस ऑफ दिस स्पेसिफिक इमेज रिलेटेड टू मिड ग्रे वैल्यू ऑफ 128। तो ये क्या कर रहे थे कि ये ब्राइटनेस बता रही होती है कि वजन आपकी जो इस इमेज के जो
एवरेज आप कह सकते हैं इंटेंसिटी क्या होगी, ब्राइटनेस क्या होगी, उसकी ये वैल्यू आपको बता रही होती है। ठीक हो गया, तो ये डीसी कोएफिशिएंट की इंटरप्रिटेशन है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अब इसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम क्वांटाइजेशन को डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि दरअसल ये जो मैट्रिक्स ऑब्टेन होता है ना, इसके साथ आगे हम क्वांटाइजेशन, इस मैट्रिक्स को हम क्वांटाइजेशन प्रोसेस से गुजारते हैं। अब समटाइम्स ये होता है कि अब आपको क्वेश्चन में पेपर में ये भी कहा जा सकता है कि भाईजान ये आपने मैट्रिक्स निकालना है, इसके बाद आपने क्वांटाइजेशन भी करनी है, तो उसका आपको मैट्रिक्स दिया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग आपने बस स्टेप्स वगैरह का फॉलो करना है, तो आपकी क्वांटाइजेशन भी हो जाएगी। लेकिन ये क्वांटाइजेशन जो है ना, ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा, वो वाला लेक्चर लाजमी देखिएगा, क्योंकि ये दोनों लेक्चर आप मिला लेंगे तो आपका ये वाला डीसीटी वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि हो सकता है कि वो आप यहाँ तक ही पूछे कि डीसीटी मैट्रिक्स कंप्यूट करके दे, तो आपने यहाँ तक करना। अगर आपने क्वांटाइजेशन भी करनी है तो फिर आपको वो नेक्स्ट लेक्चर भी अप्लाई करना पड़ेगा इसके बाद। तो अब आपसे उसी लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।